सो अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है ये सारी की तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑपरेशंस पे हैं कि अगर हम रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमारी कॉलम के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशंस लगाने पे हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम रो ऑपरेशंस पे लगाते हैं कि जिस रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 है और जो रो ऑपरेशन जिस रो को हम माइनस कर रहे हैं उसको हम किसी भी स्केलर से या किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हम किसी भी रो को 1/α से 1/a टाइम्स कर रहे हैं, 1/a टाइम्स किसी भी रो को करने का मतलब क्या है कि उस रो से हम किसी भी एलिमेंट को कॉमन ले रहे हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो a टाइम्स d हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में मेरे पास ऐसी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में मेरे पास ऐसी एलिमेंट्स है तो मैट्रिक्स के केस में मैं किसी भी एक कॉलम से 2 को कॉमन नहीं निकाल सकती। अगर मुझे इस मैट्रिक्स में से 2 को कॉमन निकालना है तो मुझे सारी की सारी एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहती हूँ तो इसमें मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से डिनोट करो एंड इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसको आसान बनाने के लिए हम किसी भी कॉलम को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको कॉलम को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड डिटर्मिनेंट, ओल्ड मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स को जो न्यू मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन मैट्रिक्स का आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 5 6। ठीक है, ये जो d की वैल्यू है ये है जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुई है ऑपरेशंस लगा के, जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुई है वो है, और ये है हमारे पास न्यू डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें हमने बेसिकली क्या किया कि 2 को हमने एक कॉलम से कॉमन निकाल लिया। तो अगर मैंने यहाँ पे अब आगे इस रो से 3 कॉमन निकल रहा है तो अगर मैंने 3 कॉमन निकालना है तो क्या करूँगी, 2 × 3 1 1 1 2 2 5 एंड 1 1 2, ये 2 कॉमन निकाल रही है। तो किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से हम एक एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हैं। ये है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। ओके, तो अब हम इसके रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि हर एक बुक में या हर एक प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। हमारे पास उन्होंने बोला होगा कि हमारे इस टाइप की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप सीधा निकालने लग जाते हो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए आप क्या करो कि अगर आपको सारी कॉलम्स 1 1 1 दिख गई हैं तो उसमें से आप 2 कॉलम्स की अपर एंट्रीज को 0 0 बना दो। ठीक है, उसको 0 0 बनाने के लिए क्या करोगे, C2 पे ऑपरेशन लगाया C2 माइनस C1 एंड C3 पे ऑपरेशन लगाओ C3 माइनस C1। अब ये देखो जिस कॉलम पे मैंने ऑपरेशन लगाना है उसका मैंने कोफिशिएंट 1 रखा है और उसको C1 से सिंपली माइनस कर दिया है। ठीक है, तो उसको माइनस करके हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये वाला कॉलम चेंज नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज रखो और 1 - 1 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 - 1 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये बन गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स एंड सिमिलरली ये क्या बन रही है,
z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ओके, तो इसमें से अब ये देखो इस कॉलम में हम यहाँ पे 0 है और यहाँ पे y माइनस एक्स है और यहाँ पे भी y माइनस एक्स है, तो यहाँ पे y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, z माइनस एक्स। तो ये हमारे पास जो नया वैल्यू बन जाएगी डिटर्मिनेंट की वो क्या बन जाएगी, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 x एक्स स्क्वायर 1 y प्लस एक्स 1 z प्लस एक्स। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना इजी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 0 0 है, तो सिंपली इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स एंड 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये वाली रो डिलीट कर दी और ये कॉलम डिलीट कर दिया, ये रो डिलीट कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 y प्लस एक्स और z प्लस एक्स। और इस 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना इजी है क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। इसको z प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 से माइनस y प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स माइनस y माइनस एक्स, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस y और ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ओके, तो इसी तरह से हम और भी वैल्यूज जो हैं डिटर्मिनेंट की हम सॉल्व कर सकते हैं ये रो एंड ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा के। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है जिससे आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। वो क्या है कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स में 2 रोज या 2 कॉलम्स बिल्कुल सेम नजर आते हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मैं इस मैट्रिक्स में सबसे पहले मुझे एक सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या नजर आ रहा है कि इस कॉलम में से मैं 2 कॉमन निकाल लेती हूँ। निकाल लो, ठीक है। अब अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो मुझे क्या पता चल रहा है कि C1 और C2 ये दोनों कॉलम्स तो बिल्कुल सेम है, 1 2 3 1 2 3, तो मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। ओके, तो ये हो गया हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल देन द डिटर्मिनेंट इज 0। एंड नाउ अब हमने एडजॉइंट पढ़ा था, डिटर्मिनेंट पढ़ा था, अब दोनों के मिला के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर a इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ओके, मतलब अगर a किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए और उसका तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी जिसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगी। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, तो उसका जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एन रेज़ टू पावर एन माइनस 1। इस प्रॉपर्टी को आप इसका यूज करके इजीली प्रूव कर सकते हो। कैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें। ओके, इसमें दोनों का डिटर्मिनेंट ले लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका आंसर एक रियल नंबर आता है या कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऑर्डर क्या है n। तो हमें पता है प्रॉपर्टी को यूज करके कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा, k रेज़ टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n। अब ये राइट हैंड साइड हमारे पास सॉर्ट आउट हो गई। राइट हैंड साइड को सॉर्ट आउट करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की 1 पावर है, यहाँ पे हमारे पास n पावर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1।
ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन, ये मुझे पिछले पेपर्स में मिले थे, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ पे आपको ये सारी डेरिवेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सीधा ध्यान में आ जाए कि ये वाला डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की थी ना। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या थी, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो वैसे ही हमारे पास एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है तो पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो और फिर एडजॉइंट ले लो, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-2 इंटू ए। ये प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि उसमें क्या किया था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। याद आया, ये वाली प्रॉपर्टी हमने की थी। अब इसमें हम सिंपली a को क्या लिख देंगे, अगर मैं पेन चेंज करके आपको दिखाऊं कि a को हम क्या लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए को हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू जहां पे भी ए है ये वाला ए चेंज कर दिया और ये वाला ए चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एन। ओके, तो अब इसके बाद हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, इसका हमें पता है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, n-1 आई एन। ओके, अब ये प्रॉपर्टी दोबारा से यूज करो। ठीक है, और यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दी तो ये वाली आइटम हमारे पास क्या बन जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। ए को मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, तो फिर ये वाला जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ, ये एक तरह की मैट्रिक्स होगी, तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाला डिटर्मिनेंट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो पावर क्या बन जाएगी, n-1 तो हमारे पास क्या पावर बन जाएगी, n-2 इंटू ए। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, तो आप पीछे की प्रॉपर्टीज को यूज करके आगे की प्रॉपर्टीज इजीली प्रूफ कर सकते हो। ओके, अब इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आई कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 का होल स्क्वायर। और ये कैसे आई कि दोनों साइड अगर मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया इस प्रॉपर्टी पे, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेने पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये इसकी पावर क्या होगी हमारे पास, रेज़ टू पावर n। अगर a क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, a डिटर्मिनेंट ऑफ n² माइनस 2n प्लस 1, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन रही है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-1 का होल स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास डिड्यूस हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की
के डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप देख सकते हो कि ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कितनी मायने रखती हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, अब ये देखो कि एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ के ए की वैल्यू क्या होती है, के रेज टू पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हम एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए को यूज करके ही हम निकालेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले होता क्या है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए A इंटू बी, ताकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास I बन जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो हम बोलेंगे कि जो B है वो क्या है, इनवर्स ऑफ A। ओके, तो हम B को क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स, A के ऊपर -1 बोल दिया। जैसे हम x का इनवर्स कैसे लिखते हैं, x रेज टू पावर -1, ऐसे ही A का इनवर्स लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, A रेज टू पावर -1। और जो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, अब ये देखो इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिख रखा है मैंने, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो ये इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और नॉन जीरो होने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इनवर्स का फॉर्मूला कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक। हमारे एक जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हमेशा यूनिक रहता है। यूनिक कैसे होगा कि मान लो मैंने क्या किया कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स बी भी है और एक और सी भी है, दोनों एक है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आई एंड ए सी इज इक्वल टू आई। ठीक है, और इसको हम क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, आई और आई तो बराबर ही होंगे। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, एंड hence proved कि inverse of a matrix is always unique। next जो केस है वो क्या है कि ए बी इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, ये सिंपल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हम किसी ट्रांसपोर्स का इन्वर्स लेते हैं तो पहले उसका इन्वर्स ले लो, दोबारा से ट्रांसपोर्स ले लो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेना है तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी पावर कितनी बाहर निकलेगी, n टाइम्स। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हमने अभी प्रॉपर्टी की थी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। तो इसको अब अगर हम कैंसिल करके क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर -1, मतलब कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालते कैसे हैं, उसका एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सिंपल सी जिसका हमें पता है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है।
तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कि वो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले वो वाली रो देखनी पड़ेगी जिसके साथ आप इजीली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब इसमें देखो कि कॉलम क्या है 1 0 0, तो हम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इजीली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और इसका आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू। हम इसको साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइड में लिखने के लिए हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो केस है वो क्या है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उस मैट्रिक्स के सारी की सारी पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स का C11 का कोफैक्टर क्या निकालेगा C11 का कोफैक्टर क्या होगा +1 इंटू 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। फिर C12 का क्या होगा -0 0 0 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। C13 का क्या होगा 0 0 1 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली हम सारे के सारे जो इनवर्स है वो निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। वन 3 0 1, और इसका क्या आ जाएगा 1। C23 क्या आ जाएगा C23 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 0 0। C31 क्या आ जाएगा 0 इंटू 3 माइनस 0 इंटू -3, तो -3 एंड C32 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 0। C33 इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये हो गए हमारे पास कोफैक्टर्स। अब सबसे पहले इसको रीचेक कर लो। ठीक है, तो अब इनको हमने क्या लिखना है मैट्रिक्स को, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना लो। 1 0 0 -2 1 0 -3 0 1 एंड इसका क्या होगा ट्रांसपोज। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 0 -2 1 0 -3 0 1। ये क्या हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स क्या था एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या था 1, तो इसको 1 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास बेसिकली ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये था हमारा इनवर्स कैलकुलेट करने का मेथड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक और मेथड आता है इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए कि अगर मैंने मैट्रिक्स का 1 1 1 2 1 3 1 2 1 इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए आप रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस को यूज़ करके भी इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे एक साथ में। ठीक है, अब हमारा मोटिव क्या होगा कि हमने ऐसे रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस बनाने हैं कि ये वाली मैट्रिक्स जो है वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और ये वाली मैट्रिक्स जो है वो हमारी क्या बन जाए, ये तो ऑटोमेटिकली बनती रहेगी, ये हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी ए इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम ऑपरेशन जो है वो लगा देते हैं कि R2 पे लगा दिया R2 माइनस R1 एंड R3 पे लगा दिया R3 माइनस R1। ओके, तो ये मैट्रिक्स को बना दिया हमने।
ओके, ये हमारी नई मैट्रिक्स बन गई। अब हमारा नेक्स्ट जो मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए। तो हम सारी मैट्रिक्स को किससे डिवाइड कर, -1 से, -1 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गई, ये मैट्रिक्स बन गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो मोटिव है वो क्या है, 1, ये वाली आइटम, ये वाली जो नंबर्स हैं ये दोनों जो हैं वो 0 होने चाहिए। तो इन दोनों को 0 करने के लिए हम ऑपरेशन लगा देंगे। रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 -2 रो 2, एंड रो 3 पे ऑपरेशन लगाया, रो 3 माइनस रो 2। ओके, 1 + 2 3, 1 1 एंड ये क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे रो 2 पे 1 - 2 -1 1, एंड यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाया था, -1 -1 -2, यहाँ पे 0 + 2 -1 0, एंड यहाँ पे 0 -1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ओके, अब हम देखो कि हमारे पास बचा क्या है। अब हमारे पास करने के लिए अब सिर्फ यही रह गया कि यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होने चाहिए। तो उन दोनों को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 -3 रो 3, एंड रो 2 पे ऑपरेशन लगाया, रो 3 + रो 2। ओके, तो उसको ऑपरेशन लगा के हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाएगी, और यहाँ पे रो 3 एज इट इज़। सबसे पहले रो 2 पे ऑपरेशन लगा देते हैं कि दोनों रोज को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, -1 0 1, और फिर रो 1 में से रो 3 टाइम्स रो 3 माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -1 + 6 5, 2 - 3 -1 0 -3 -3, और ये हमारे पास रिजल्टिंग इनवर्स आ गया मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये था रो ऑपरेशंस को यूज करके इनवर्स निकालने का मेथड। अब नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स यूज कहाँ हो सकता है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को यूज करने की, वो क्या है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो उसका एरिया जो होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या है, हमारे पास 2 कॉलम्स बनी है, लेकिन हमें क्या चाहिए होती है डिटर्मिनेंट के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होते हैं। तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करो, 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द मैट्रिक्स। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। ओके, area of the triangle is equals to half of x1 y1 x2 y2 x3 y3 1। next is rank of a matrix। rank of the matrix क्या होता है कि अगर हमने जो एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है मान लो, इसकी हमारे पास एंट्रीज हैं, ठीक है, ये वाली एंट्रीज है हमारे पास, 3/3 मैट्रिक्स है। तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द सब मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द सब मैट्रिक्स। और कौन सी सब मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स पॉसिबल, सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स जो पॉसिबल है, जिसका की डिटर्मिनेंट जो है वो
नॉन जीरो हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि इस केस में हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5 और ये नॉन जीरो है, तो हमारे पास सबसे बड़ी मैट्रिक्स तो यही बन गई कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका डिटर्मिनेंट ये इसका रैंक कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3, तो इसका रैंक आ जाएगा 3। लेकिन अगर मेरा यहीं पे इसकी वैल्यू क्या होती 1 1 1 ऐसी मैट्रिक्स होती, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता हमारे पास, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता 1 1 1 एंड इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता हमारे पास 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब कि इसका रैंक जो है वो क्या होगा, <2, क्योंकि सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स 3/3 की पॉसिबल थी और उसमें उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आ गया। तो उसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि इसकी कोई 2/2 की मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आए। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स पड़ी है ये वाली, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या आ गया हमारे पास कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 2। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। अब आप बोलोगे कि ये वाली जो है हम रैंक को हम कितना कैसे हम मैट्रिक्स को ढूंढे कैसे, तो इसको ढूंढने की हमारे पास बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगा के देखने होंगे। रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगा के देखो कि ए हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम रो 2 को रो 1 से माइनस कर देंगे तो 0 0 0 0 0 1 हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब इस रो को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे और नई जगह पे हम क्या लिख देंगे, छोटी मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, अब छोटी मैट्रिक्स के में हम क्या है, कॉलम को भी डिलीट कर देंगे कि जो कॉलम्स सेम है वो कॉलम्स को भी डिलीट कर दिया और हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन गई, ये वाली मैट्रिक्स बच गई। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो हमारे पास जो है वो 2/2 मैट्रिक्स बची लास्ट में, तो इसका रैंक क्या आ गया 2। मतलब कि जो रोज या जो कॉलम्स आपको सेम लग रही हैं, आप बिना किसी ऑपरेशन के भी देख सकते हो कि ये दोनों रोज सेम है, तो इन दोनों को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया और जो हमारे पास मैट्रिक्स बची उसको साइड पे लिख लिया। फिर उसमें जो सेम है उनको कैंसिल कर दो, जो बची वो लिख लो। फिर जैसे जैसे आपको जब तक उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं मिलता तब तक आपको उसका रैंक नहीं मिलेगा। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को यूज करके हम किसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। मान लो कि मेरे पास ये वाली मैट्रिक्सेस हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको पहले ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें कि a जो होगी वो क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a11 a12 a13 को फर्स्ट रो में लिख दिया, a21 a22 a23 को सेकंड रो में और a31 32 33 को थर्ड रो में लिख दिया। और सिमिलरली जो हमारे पास राइट साइड वाली मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 3/1 की मैट्रिक्स बनेगी। और 3/1 की मैट्रिक्स में क्या होंगे, जो भी हमारे पास राइट साइड पे कोफिशिएंट्स होंगे वो एज इट इज हमारे पास आ जाएंगे। तो अब हम इसको अब सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि पूरी की पूरी ए मैट्रिक्स को साइड पे लिख दिया और बी मैट्रिक्स को साथ में लिख दिया और बीच में एक लाइन लगा दी सेपरेशन की, जिससे हमें पता चले कि हाँ ये चीज़ जो है वो अलग है। जैसे कि हमने ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, ए लिख दिया था और बीच में लाइन लगा के आई लिख दी थी, ताकि हम इसको आई बना दें और जो ये हमारे पास मैट्रिक्स बचेगी इसको हम बना दें ए इनवर्स बना दें। ये बेसिकली हम यही वाला मैट्रिक फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे ऑगमेंट मैट्रिक्स का। ओके, तो इसको बनाने के लिए अब हम
इसका जो है इसको हम सॉल्यूशन निकालने के लिए इस पे जो है रो ऑपरेशंस लगाएंगे, और रो ऑपरेशंस लगा के अगर हमारे पास सॉल्यूशन आता है तो रो ऑपरेशंस लगा के अगर सॉल्यूशन आता है तो वो कितने टाइप का सॉल्यूशन होगा, वो दो टाइप का आ सकता है। एक हो सकता है कंसिस्टेंट, एक हो सकता है कंसिस्टेंट और एक हो सकता है नॉन कंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उन जो सिस्टम है, सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन हमें पता है कि 0 0 0 इसका सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो गया, एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट के केस में क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाए कि उसका सॉल्यूशन ना निकले, जैसे मान लो कि मेरे पास सिस्टम है इसमें x क्या है -1 और इसमें x क्या है -2, तो एक ही वेरिएबल की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में हमारे पास सिस्टम का नो सॉल्यूशन आएगा। अब हमारे पास ये है कि कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम है कि मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता चल गया कि करता है, लेकिन इसमें कई केसेस ऐसे होते हैं कि कई बार इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है कि सिर्फ एक ही वैल्यू है एक्स वाई जेड की, लेकिन अगर कई बार इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो दोनों सॉल्यूशंस के केसेस क्या क्या है, इन दोनों केसेस में सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए मतलब ये वाली ए मैट्रिक्स, इसका जो रैंक है वो रैंक जो है वो क्या इक्वल है रैंक ऑफ सी क्या है, पूरी की पूरी ऑगमेंट मैट्रिक्स, उसका रैंक अगर दोनों का रैंक बराबर आ जाए तो हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होंगे कि अगर रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ सी के इक्वल तो हो लेकिन वो छोटा हो एन से, मतलब ये अगर 3/3 मैट्रिक्स है, 3/4 मैट्रिक्स है, तो उसका जो रैंक है वो 2 होगा या 1 होगा। ठीक है, वो उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स में क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए का रैंक जो है वो 2 है और पूरी की पूरी मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 है, तो हमारे पास उस केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब मैं इसकी फटाफट आपको एक एक एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ कि ये हम कैसे देख सकते हैं कि रैंक जो है वो मैट्रिक्स का क्या है। ओके, तो मान लो कि मैंने जो ऑगमेंट मैट्रिक्स तैयार की वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, हमारे पास इस टाइप की ऑगमेंट मैट्रिक्स है। ये ऑलरेडी मैट्रिक्स हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिड्यूस्ड फॉर्म मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की जो सारी की सारी एंट्रीज हैं वो या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमारे पास सॉल्व करनी बहुत ईजी होती है, क्योंकि हम सीधा z की वैल्यू ये देख सकते हैं और फिर उसके बाद z को यूज़ करके y की वैल्यू निकाल लो। तो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दें, और मैट्रिक्स को रिड्यूस करके हम उसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, ताकि जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अब इस मैट्रिक्स में देखो कि इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास A है, A का डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन, मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1, मतलब कि रैंक ऑफ A क्या है 3।
ओके। एंड रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स में ऑलरेडी पड़ी है जिसका रैंक क्या है 3 है। तो हमारे पास जो इसका मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा वो भी रैंक भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मतलब कि इस केस में हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी है। तो हमारे पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा इस केस में। और यूनिक सोल्यूशन हम कैसे रीड कर सकते हैं, उसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं या तो इस मैट्रिक्स को दोबारा से लिख दो हमारे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। इस सिस्टम की फॉर्म में लिख दिया और इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड, जेड इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मतलब उन दोनों की एंट्रीज जो होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। तो x की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू -1 आ गई। अब ये हमारे पास यूनिक वैल्यूज आई और इस तरह से ये हो गया हमारे पास यूनिक सोल्यूशन। ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो केस है वो नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसी मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज करके हमने क्या कर दिया कि इन दोनों एंट्रीज को चेंज करके 0 0 बना दिया। ओके। तो अब हमारे पास ये देखो, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसमें ये वाली एंट्री सारी 0 0 है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉलम सेम हो गए, इसको एलिमिनेट। तो ये हमारे पास 2/2 बिल्कुल सेम जो मैट्रिक्स बची है वो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो मतलब कि इसका रैंक क्या हो गया 2, ए का रैंक 2 हो गया। अब हमने देखना है कि इसका रैंक क्या होगा। अब इसमें भी देखो ये वाली पूरी की पूरी जो रो है वो 0 0 है, तो इसको भी कैंसिल कर दो। ये कॉलम सेम है, इसको कैंसिल कर दो। अब इसमें से देखो ये 2/3 मैट्रिक्स है, उसमें सबसे बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्या ले सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 1 आए या नॉन जीरो आए, तो उसको हम यही मैट्रिक्स को कंसीडर कर सकते हैं। और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है मतलब नॉन जीरो है, तो मतलब कि ऑगमेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रैंक क्या होगा 2 अगेन। ठीक है, तो इन दोनों का रैंक सेम हो गया। अब मतलब कि इन दोनों का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल गया कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास हायर ऑर्डर मैट्रिक्स क्या थी, ए का ऑर्डर क्या था 3 ऑर्डर था, मतलब कि हमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हमारा रैंक क्या आया 2, जो कि लेस देन है 3 से। जितने वेरिएबल्स होंगे उससे देखना है कि अगर 4 वेरिएबल्स हैं और रैंक 3 है तो हमारे पास उसका n की वैल्यू छोटी है। तो मतलब कि इसमें हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा से लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, 1 2 0। ओके, तो हमारे पास इसमें से सॉल्यूशन क्या है कि x की वैल्यू 1 है और y प्लस z की वैल्यू 2 है। तो मतलब कि y और z कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इस सिस्टम को ये वाली वैल्यू भी सॉल्व करेगी, 1,1 ये भी सेटिस्फाई करेगी और 1,2,0 भी सेटिस्फाई करेगी, 1,0,2 भी सेटिस्फाई करेगी। मतलब इस सिस्टम में हम कोई भी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी, बस उसमें ये कंडीशंस जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए कि x की वैल्यू 1 हो और y प्लस z का जो वैल्यू है वो 2 हो। ओके, तो हमारे पास इस सिस्टम में हमारे पास कितने सोल्यूशन आए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब हम देखते हैं कि इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट में केस में अब देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाए, ठीक है, अगर ये वाली सिस्टम में 1 आ जाए तो रैंक ऑफ ए तो क्या था हमारे पास, रैंक ऑफ ए तो 2 था। ठीक है, लेकिन अगर इस मैट्रिक्स को देखो, ये वाला कॉलम तो सेम है, इसको निकाल दिया तो हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स बनी है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, मतलब नॉन जीरो है। अब ये मैट्रिक्स क्या है 3/3 मैट्रिक्स, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ 3। तो
इस केस में सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा? वो अगर मैं इस मैट्रिक्स को सिस्टम की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। अब ये क्या मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं कि 0 इज इक्वल टू 1? दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो ये वाला जो सिस्टम है ये हमारे पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट आ गया, क्योंकि लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी आ गई जो इक्वेशन किसी भी वैल्यू को पुट करके एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू को पुट करके सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो इसलिए इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया? इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। ओके, अब ये थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की टाइप्स। लेकिन इसमें एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आती है, और वो टाइप क्या है? वो टाइप है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि सारी की सारी सेम मतलब जिसकी डिग्री सेम हो। और डिग्री सेम होने का मतलब है कि वो सिस्टम किस टाइप का होगा? ax इक्वल टू 0 टाइप का होगा, कि जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी की सारी एंट्री 0 होंगी। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। ये होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और आपको पता है कि इस केस में हमारे पास ऑलरेडी दिख रहा है कि 0,0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो ये होमोजीनियस इक्वेशंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। बस हमें ये देखना है कि उसमें जो है यूनिक सोल्यूशन आएगा या उसमें क्या आएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब यूनिक सॉल्यूशंस, होमोजीनियस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशंस देखना कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिक सॉल्यूशंस देखने के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना होगा कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसमें क्या आएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो उसमें क्या आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम की प्रॉपर्टीज। और अब हमारे पास अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है कि ax इक्वल टू b टाइप है और b क्या है? नॉन 0 है। तो उसमें क्या होगा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 0 आता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आता है, तो उस केस में हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी तो निगलेक्ट हो ही जाती है कि उसका यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही, या उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर उसमें नो सॉल्यूशंस होंगे। और अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम में उसका डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 है, तो हमेशा हमारे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मैट्रिक्स का यूनिक सोल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस के केस में। क्यों? क्योंकि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो मतलब कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ द वेरिएबल्स के बराबर होगी। और नंबर ऑफ द वेरिएबल्स के बराबर ऑगमेंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। ये कभी भी ऑगमेंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो छोटा नहीं हो सकता ए से। ठीक है, अगर ए का रैंक ही अगर ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट ही 0 है तो इसका रैंक 1 हो गया। इसका n+1 कैसे हो सकता है? अगर वेरिएबल्स ही हमने n यूज़ किए हैं तो इसका रैंक ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसका रैंक भी क्या होगा? n होगा। मतलब दोनों का रैंक जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। तो इस केस में हमेशा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू n। अब ये ध्यान देने की बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हम निकाल सकते हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 2/3 मैट्रिक्स बन जाए, तो उस केस में हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? हमें उसकी एक्लन फॉर्म बना के या उसको रिड्यूस करके ही हमें सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। उस केस में हम
इसमें ज़्यादा डिटर्मिनेंट वगैरह नहीं निकाल सकते। तो उसमें रो रिडक्शन जो फॉर्मूलाज हैं, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन के जो मेथड्स हैं वो ही हमें यूज़ करने होंगे। और एक बात कि अगर हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मेनली रो रिडक्शन फॉर्मूलाज को ही अप्लाई करना होगा। एक एक्लेन फॉर्म को बनाने के लिए हम मोस्टली रो रिडक्शन फॉर्मूलाज को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हमने किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, y प्लस जेड का सोल्यूशन निकालना है, तो दोनों का सोल्यूशन निकालने के लिए हम y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से ही माइनस करेंगे, हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को y से माइनस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें रो ऑपरेशन फॉर्मूलाज ही लगाने पड़ेंगे किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए, अगर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स को यूज़ करके हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूज़ करना है तो उस केस में हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ताकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आएंगी तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आएंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ठीक है, और इनका इक्वल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं और उसकी 3 इक्वेशंस हैं तो मैं एक मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स लिख सकती हूँ कि 3x3 मैट्रिक्स को x को मल्टीप्लाई करके b आ जाए, तो इसकी सोल्यूशन क्या होगा, ए इनवर्स बी। अब मान लो कि मेरे पास जो सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला सिस्टम है और इस सिस्टम में मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मेरे पास क्या है, 2 इक्वेशंस हैं, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को 1 1 1 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 1 1, सेट का कोफिशिएंट क्या है 0। अब लाइन लगा दी, ठीक है, मैट्रिक्स क्लोज। और ये यहाँ पे क्या आएगी, एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे वेरिएबल्स लिख सके हम, तो वेरिएबल्स क्या होंगे एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2 1। ओके, ये 2/1 मैट्रिक्स बनेगी। अब ये देखो, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास बनी 2/3 मैट्रिक्स, और 2/3 मैट्रिक्स का हम वेरिएबल हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। 2/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमें एक्लेन फॉर्म रिड्यूस करके ही मैट्रिक्स को जनरेट करना होगा। अब इस केस में आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें रैंक ऑफ ए क्या आएगा। इस केस में ऑब्वियसली हमारे पास रैंक ऑफ ए या तो 2 आ सकता है या उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो मैट्रिक्स है वो 2/2 मैट्रिक्स ही बन सकती है। ठीक है, तो हमारे पास रैंक जो है वो क्या होगा, यहाँ पे रैंक 2 आएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, और ऑगमेंट मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो भी 2 ही आ सकता है या 2 से छोटा हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है तो इसका रैंक भी हमारे पास 2 ही होगा। ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स कितने थे हमारे पास, 3 थे। ठीक है, 3 वेरिएबल्स होने का मतलब क्या होगा कि इसका है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, then it will have infinite number of solutions. ओके, तो अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है कि 2 इक्वेशन दे रखी हैं, उसमें वेरिएबल 4-5 हैं, तो उस केस में आपको सीधा टिक कर देना है कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का। ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है
क्योंकि इस केस में हमारे पास बहुत सी क्वेश्चंस आते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, एक मैट्रिक्स होती है ए, उसको लैम्डा टाइम्स आई से माइनस करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, लैम्डा की वैल्यूज को हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज। ओके, तो ये हो गई हमारी आइगन वैल्यूज। अब अगर हमने किसी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 1, 1 0 2 1 मैट्रिक्स है, इसकी कोई मुझे बोल दे कि मैंने आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1 से, और इसको लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1 से माइनस करने का मतलब है कि लैम्डा को सबसे पहले अंदर सारी की सारी, अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। और अब इन दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, 1 माइनस लैम्डा 0 2 1 माइनस लैम्डा। ओके, अब ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें सोल्व करना है। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सोल्व करके 0 के इक्वल रख दो, तो हमारे पास 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1/1, तो ये हमारे पास आ गई आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इसके आइगन वेक्टर्स को कैसे निकालते हैं और आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं। किसी भी आइगन वैल्यू की आइगन वेक्टर को निकालने के लिए हमें क्या करना है कि अगर मान लो इस मैट्रिक्स में, ये मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि 1 की आइगन वेक्टर निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के विद रिस्पेक्ट टू जो आइगन वेक्टर निकालनी है उसको मान लो कि लेट आइगन वेक्टर इज वी। ठीक है, आइगन वेक्टर v ले लिया, तो उस केस में हमें क्या सॉल्व करना है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। a माइनस आई इंटू वी बराबर है 0, इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब हमें देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, और इसका सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम ये वाली ए माइनस लैम्डा की वैल्यू निकाली हुई है, उसमें लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो 1 पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स बन गई। और v को क्या ले लो, v1 v2 इज इक्वल टू 0 0। अब इसको सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, 0 2v1 इज इक्वल टू 0 0। तो इसमें हमारे पास v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एंड v2 क्या है आर्बिट्ररी, क्योंकि इसमें हमारे पास v2 की कोई भी वैल्यू नहीं निकली है। तो हमारी आइगन वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 v2 वेयर v1 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज आर्बिट्ररी, तो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको ले लो 1। ठीक है, तो हमारे पास आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर इज इक्वल टू 0 1। ये हो गया हमारे पास आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब आपने ये एक बात नोट की कि जो a माइनस आई है, a माइनस लैम्डा आई है, उसमें हमारे पास हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही आएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई क्या होता है 0 होता है। और हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में होमोजीनियस सिस्टम है, ax इज इक्वल टू 0 है और a का डिटर्मिनेंट 0 है, तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें जो वेरिएबल आर्बिट्ररी आया है उस वेरिएबल की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे अगर 2 वेरिएबल आर्बिट्ररी आए हैं तो एक को 0 1 और 1 0 करके 2 आइगन वेक्टर निकाल लो, और अगर एक ही वेरिएबल आर्बिट्ररी आया है तो उसमें उस वैल्यू उसको 1 ले लो। लेकिन ये वेक्टर हमेशा नॉन जीरो ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप v2 को 0 सब्स्टिट्यूट करके 0 0 आइगन वेक्टर लिख दो, नहीं, ये वेक्टर नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास अगर एक वेरिएबल 0 है तो दूसरा
दूसरा क्या ले लो, नॉन जीरो ले लो, इसकी वैल्यू 1 ले लो। ओके, तो ये होगी हमारी स्टोरी किसकी, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, तो आइगन वैल्यूज की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आइगन वैल्यू सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज द ट्रेस एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है, उसकी n आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, तो n आइगन वैल्यूज का सम जो होगा वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, मतलब वो सारी आइगन वैल्यूज का सम जो होगा वो उसकी डायगोनल एंट्रीज के सम्स के बराबर होगा। जैसे कि मान लो मुझे एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दी और मुझे किसी ने बोल दिया कि इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या हैं, 1 एंड 2 हैं, इसकी आइगन वैल्यूज 1 एंड 2 हैं, ठीक है। तो तीसरी आइगन वैल्यू पता करो। अब मैं पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं करूंगी, मुझे पता है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज क्या होंगी, वो क्या होंगी, ट्रेस के बराबर होंगी। तो मतलब सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, अगर मैं तीसरी आइगन वैल्यू को λ3 ले लूँ तो उसका क्या होगा, सम ऑफ द ट्रेस। सम ऑफ ट्रेस मतलब 6 + 4 + 1 मतलब कि 11, तो λ3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो मेरे पास 3 आइगन वैल्यूज निकल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रेस। ये है प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज। अब नेक्स्ट क्या है कि आइगन वैल्यूज की अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दे तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकल आता है। कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, अगर ए की आइगन वैल्यूज क्या है, λ1 λ2 λ3 एंड सो ऑन है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ के ए, अगर किसी मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हुई है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, के λ1 के λ2 एंड के λ3 एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टी आप ये भी देख सकते हो कि अगर के ए मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज ये आ रही हैं, ठीक है, ठीक है, ये आइगन वैल्यूज आ रही हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, k⁻n λ1 एंड सो ऑन अप टू λn, और ये क्या बन जाएगा, k⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ a। और ये प्रॉपर्टी प्रूफ करती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या हो जाएगा, k⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, बस हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a में अगर k⁻n को मल्टीप्लाई करना है तो सभी लैम्डा आइगन वैल्यूज के साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आइगन वैल्यू ऑफ a⁻m, a⁻m अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आइगन वैल्यू क्या होगी, λ1⁻m, λ2⁻m, λ3⁻m एंड सो। अगर a की पावर m की है तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज की पावर भी m कर दो। ओके, अगर a का इन्वर्स किया है तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज का भी इन्वर्स कर दो। ओके, लेकिन इसकी सबसे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि अगर a + b की लैम्डा आइगन वैल्यूज निकालनी है तो हमें वो मैन्युअली ही निकालनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर λ1 + μ1 कर दिया कि λ1 a की आइगन वैल्यू थी, μ1 b की आइगन वैल्यू थी और हमने उन दोनों को ऐड कर दिया, ये नहीं हो सकता। अगर आपको a + b की वैल्यूज निकालनी है, लैम्डा आइगन वैल्यूज निकालनी है तो आपको वो ऐड करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको दोनों की प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की अगर आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है तो वो भी आपको अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि a की आइगन वैल्यूज आपके पास 0 1 2, b की क्या है 1 2 3 है, तो आप इसके लिए कॉम्बिनेशंस बना दो कि 0 × 1 1 1 6 4 एंड और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये वाली कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 1 6 4
एंड 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। और ये वाली जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी ये ए बी की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ए बी का ऑर्डर क्या होगा 3/3 होगा। अगर इसकी 3 है इसकी 3 है तो इसकी 4 कैसे हो सकती हैं। तो आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकते कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स है तो उनकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दो तो हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी निकल आएंगी। नहीं, अगर आपके पास दोनों सेम मैट्रिक्स हैं a⁻m है तो आप उसकी पावर निकाल लो, लेकिन अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं उनके प्रोडक्ट की आइगन वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम जो कहती है वो क्या कहती है, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी सीख ली, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी सीख ली जिससे कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आती थी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यूज कैसे आती थी, a माइनस लैम्डा आई को सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन अगर हमारे पास आई, ठीक है, अगर ये हमारे पास आई कुछ इस टाइप की, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू लैम्डा रेज़ टू पावर n प्लस a1 लैम्डा रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा रेज़ टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू an, ठीक है। इस क्योंकि अगर a का ऑर्डर जो है n/n है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस इक्वेशन का ऑर्डर भी n ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, एक n डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी। और कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, कैले-हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये अगर हम ये वाली जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब कि a⁻n प्लस a1 a⁻n-1 प्लस a2 a⁻n-2 एंड सो ऑन अप टू an will be equals to 0, ओके। तो सारी की सारी इक्वेशंस, जो भी इक्वेशंस होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती हैं, उनको उस मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करती है और इसको हम कहते हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये मैंने 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं और जो साथ में करवाए हैं वो क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन ये पेपर के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। अगर आपको अपने पूरे एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जिस लिंक एक जीमेल अकाउंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उस जीमेल पे मुझे फ़ोटो भेज सकते हो क्वेश्चन की, और मैं उस क्वेश्चन की आपको वीडियो बना के भेज दूँगी ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए और उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। आपकी इस पेपर में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ़ ए मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये MCQ क्वेश्चन है, मतलब कि इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस केस में हम ये वाली ऑप्शन को देखते हैं। अगर a इज इक्वल टू बी है तो a इक्वल टू बी है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट हाँ हो सकता है इक्वल, ठीक है। ये ऑप्शन को हम मान सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल ही होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली ऑप्शन क्या सही है कि अगर a इज इक्वल टू माइनस बी है, तो अगर मैं a का डिटर्मिनेंट लिखना है तो a का डिटर्मिनेंट तो a डिटर्मिनेंट ही आएगा। अगर मैंने b का डिटर्मिनेंट लिखना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस b कितना आएगा, -1 रेज़ टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b। अगर b का ऑर्डर जो है वो n/n है तो -1 एक स्केलर हो गया, तो -1 रेज़ टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b। अगर मतलब कि मैट्रिक्स का ऑर्डर ए और बी का ऑर्डर ऑड ऑर्डर हुआ तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी कि a इज इक्वल टू -b होगा। तो इस केस में ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाती है, तो हम इसके ऊपर काटी लगा देंगे, ठीक है। अब अगर हमें किसी ऑप्शन में काउंटर एग्जाम्पल मिलती है तो उस काउंटर एग्जाम्पल की जो ऑप्शन है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है।
अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ए एंड बी आर ऑलवेज ज़ीरो मैट्रिसेस। ए और बी दोनों ही ज़ीरो होनी चाहिए, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास एक दोनों ही ए और बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों का ही डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ रहा है, तो मुझे दोनों ज़ीरो मैट्रिक्स लेने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, तो इस केस में ये वाली जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाती है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो ज़ीरो ही होनी चाहिए। अब ये देखो ए और बी कैन बी डिफरेंट, क्या ये पॉसिबल है कि दो मैट्रिक्स डिफरेंट है और उसका डिटर्मिनेंट सेम आ जाए? करके देखते हैं। अगर ये मेरे पास एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, ज़ीरो है, और अब ये अब एक और मैट्रिक्स ले लो, ये भी मैट्रिक्स तो दोनों अलग है लेकिन इसका डिटर्मिनेंट भी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो इस केस में ये वाली ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ए एंड बी कैन बी डिफरेंट मैट्रिक्सेस, क्योंकि ठीक है, तो आपने यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन को टिक करना है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पिछले साल पूछा गया था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। और ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास इस इक्वेशन को यूज़ करना होगा। हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन नहीं है जिससे हम इनवर्स की वैल्यू निकाल सकें, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को यूज़ करना होगा ताकि हम इनवर्स की वैल्यू निकाल सकें। तो इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई को सॉल्व कर लेंगे। आई को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस आई आ जाएगा। ठीक है, आई को सॉल्व हो गया। अब दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। अब हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, एंड ए इनवर्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होती है। ए इनवर्स को फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई होगा, और ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, हम वैसे सीधा ही ऐड कर सकते हैं, -1 + 2 पावर क्या हो जाएगी 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी -a, एंड सिमिलरली ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, I - a। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है मैट्रिक्स की। अब आपको इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करो, a - λi इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करो। तो a - λi को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, a11 - λ, a12, a13 0, a22 - λ, a23 0, 0, a33 - λ। ठीक है, क्योंकि a - λ करेंगे तो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो लैम्डा से सब्ट्रैक्ट होती हैं, बाकी कोई नहीं होती। ठीक है, अब ये देखो, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज कर दिया, और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज करने पे अगर इसको 0 रखा तो तीनों फैक्टर्स एज इट इज पड़े हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a11 आ जाएगी, a22 आ जाएगी, a33 आ जाएगी, और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, a11, a22, a33। तो ध्यान से लगा के आनी है, ये वाली ऑप्शन टिक नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 2, 3 है। ठीक है, और अब हमारे पास इसमें एक और प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी आती है आइगन वैल्यूज़ की, कि अगर आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज। then its eigenvalues are the diagonal entries of the matrix। ओके,
और ये था हमारा जो अब ये था हमारा इस सीरीज़ का एंड। ये हो गया हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। जितना भी आपको मास्टर कैडर के सिलेबस में आएगा ये मैंने इसमें सारा का सारा कवर करवा दिया है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको कहीं भी मिलते हैं, नेट पे मिलते हैं क्वेश्चन, या आपने कोई मास्टर कैडर की बुक फॉलो कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डाउट्स पूछने हैं। डाउट्स पूछने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक मैंने जीमेल अकाउंट दिया हुआ है, उस जीमेल अकाउंट में आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसकी वीडियो बना के आपको भेज दूंगी और उस वीडियो को देख के आपको अपना डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उस डाउट के साथ आपका क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए या आपको किसी रो ऑपरेशंस को समझने के लिए आपको सभी इस मैट्रिसेस के चैप्टर में आपको स्पीड की ज़रूरत है और स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपका काम ये है कि अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की। ओके, सो बाय बाय फॉर नाउ। अब आपको हम मिलते हैं किसी नए सेशन में। आगे वाले सेशन में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे मास्टर कैडर का। तब तक आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और डाउट पूछते रहिए। थैंक यू।